हेलो एवरीवन, वेलकम टू बालकृष्ण एकेडमी। अभी जो मैं वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ इसमें मैं कवर करूँगी यूनिट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यूनिट वाइज प्लस ईयर वाइज। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करूँगी दैट इज़ बायोकेमिस्ट्री यूनिट, दैट इज़ यूनिट 1, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो इसमें सबसे पहले जो मैं कवर करने वाली हूँ दैट इज़ जून 2015 क्वेश्चन पार्ट बी और पार्ट सी के बायोकेमिस्ट्री के। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ a 1% solution of जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, a 1% solution of sugar polymer is digested by enzyme। तो इसमें क्या गिवन है देखो, सबसे पहले जब भी आप न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो जो जो चीज़ें गिवन होती हैं और जो जो चीज़ें पूछी है, ठीक है, वो आप लिस्ट आउट कर लेनी चाहिए हमें। सो इसमें क्या पूछा है, 1% सोल्यूशन ऑफ शुगर पॉलीमर दैट इज़ डाइजेस्टेड बाय एंजाइम। ठीक है, कोई एक सॉल्यूशन है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 1%, शुगर सॉल्यूशन है, ठीक है, और इसमें क्या है, इज़ डाइजेस्टेड बाय एंजाइम। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एंजाइम डाल रहे हैं। द रेट ऑफ मोनोमर जिसका कि क्या गिवन है, एंजाइम का मॉलिक्यूलर वेट, एंजाइम का मॉलिक्यूलर वेट और उसका मास गिवन है। ठीक है, 20 माइक्रोग्राम है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है एंजाइम की 20 माइक्रोग्राम प्लस उसका मॉलिक्यूलर वेट गिवन है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, द रेट ऑफ मोनोमर शुगर। अब ये जो मोनोमर शुगर लिबरेटेड दैट वाज डिटर्मिन्ड टू हैव अ मैक्सिमम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ। अब जो इसके बाद डाइजेस्ट होने के बाद यहाँ जो मोनोमेरिक शुगर बन रही है उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है, 10 मिलीग्राम फॉर्म्ड पर मिनट। मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका क्या है कॉन्सेंट्रेशन, उसकी क्या है वेलोसिटी, 10 एक मिनट में 10 मिलीग्राम जो है मॉलिक्यूल्स वो बन रहे हैं। ठीक है, सो मैक्सिमम वेलोसिटी दिस इज़ वी मैक्स गिवन है, वी मैक्स गिवन है आपको, और साथ ही साथ मोनोमर शुगर जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट भी गिवन है, और पूछा क्या है, टर्नओवर नंबर विल बी, टर्नओवर नंबर पूछा है। तो दिस इज़ अ वेरी इजी एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन। टर्नओवर नंबर का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाओगे। तो देखो, टर्नओवर नंबर का क्या फॉर्मूला होता है, वी मैक्स ओवर ई टी, वी मैक्स ओवर ई टी। वी मैक्स क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी एट विच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, ठीक है, और सबस्ट्रेट इज यूटिलाइज्ड, और ई टी क्या है, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, टोटल एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। सो इस चीज़ में देखो यहाँ पे गलती कहाँ पे हो सकती है, वी मैक्स जो होता है इसकी यूनिट क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स पर मिनट, कितने मोल्स प्रोडक्ट बन रहा है एक मिनट में। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन किस में है, देखो गिवन किस में है, मिलीग्राम्स में। ठीक है, यहाँ पे हमें किस चीज़ में चाहिए, मोल्स में चाहिए। तो मोल्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, राइट। तो इसमें गिवन मास क्या है आपका, वी मैक्स, ये ध्यान रखना है, वी मैक्स वेलोसिटी, तो गिवन मास किसका जाएगा, ये जो प्रोडक्ट बनेगा और उसी का ही मॉलिक्यूलर वेट, राइट। तो इसमें गिवन मास जो है क्या है, 10 मिलीग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट क्या आएगा, 400। मास क्या है मिलीग्राम और ये मॉलिक्यूलर वेट क्या है 400। ठीक है, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं वी मैक्स। तो वी मैक्स क्या आएगी, 10 मिलीग्राम को हमने ग्राम्स में चेंज किया है, वही यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, तो जब भी आप न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो यूनिट्स का खास ध्यान रखना चाहिए कि यूनिट्स जो है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए, राइट। सो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर देंगे। गिवन मास क्या है 10 माइक्रोग्राम और मॉलिक्यूलर वेट क्या है आपका 400। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल गया वी मैक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास। नेक्स्ट इज ई टी इज़ टोटल एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। इसको भी हम कैसे करेंगे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास से। ठीक है, इसका भी हम मोल्स में कैलकुलेट करते हैं। तो इसका गिवन मास कितना है देखते हैं, दिस इज 20 माइक्रोग्राम एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एंजाइम, ये कितना है, ये मॉलिक्यूलर मास भी गिवन है और इसका कॉन्सेंट्रेशन भी गिवन है। ठीक है, तो इसमें हम 20 इंटू 10⁻⁻⁶ माइक्रोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किया, मॉलिक्यूलर वेट है, तो इससे हमें ई टी की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, अब हमारे पास वी मैक्स और ई टी दोनों की वैल्यूज़ हैं, इसमें इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, इस फॉर्मूला में पुट करेंगे और हमारे पास के कैट की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 2.5 इंटू 10⁵, राइट। सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी 2.5 इंटू 10⁵। सो देखो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया 4। ठीक है, अभी इस ऐसे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं इसमें कन्फ्यूजन किस में होती है, कई बार देखो क्या मिस्टेक हो जाती है, यहाँ पे जो गिवन है 10 मिलीग्राम फॉर्म्ड पर मिनट, वी मैक्स, राइट, वी मैक्स। अब इसमें गिवन है, हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ा, मोल्स में। कई बार क्या होता है कि पहले से ही उन्होंने मोल्स में ही मेंशन की होती है, जो वी मैक्स होती है मोल्स में गिवन होती है, साथ ही साथ वो मॉलिक्यूलर वेट भी दे देते हैं आपको। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए मॉलिक्यूलर वेट, तो कई बार स्टूडेंट्स इस चीज़ में मिस्टेक कर देते हैं कि मोल्स में गिवन है फिर भी उसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके
कैलकुलेट कर देते हैं, जिससे कि आंसर जो है वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि मोल्स में नहीं, मोल्स में हमें कन्वर्ट करना है। अगर पहले से मोल्स में है तो उसको कन्वर्ट नहीं करना है। अगर मिलीग्राम्स में या इसका ग्राम्स में दी होती है कॉन्सेंट्रेशन, तो हमें उसको कन्वर्ट करना है और देन हम कैलकुलेट करेंगे, राइट। सो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा कि यूनिट्स जो हैं वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए, तभी आप कैलकुलेट कर पाते हो इसको। तो ईजी रहता है कि आप कोई भी कॉन्सेंट्रेशन दी हो, मिलीग्राम्स में दिया हो, माइक्रोग्राम्स में दिया हो, उसको ग्राम्स में कन्वर्ट करो एंड देन कैलकुलेट करो, ठीक है। सो ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सो इट्स आंसर विल बी 4. Let's move to next question. This is very easy question. In an alpha helical polypeptide, the backbone hydrogen bonds are between alpha helix. Alpha helix क्या होता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, वेरी सिंपल सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर से बनता है, ठीक है। द बैकबोन हाइड्रोजन बॉन्ड आर बिटवीन, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसमें, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अल्फा हेलिक्स बनता है। तो किस किस में होती है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस को आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको पता है अल्फा हेलिक्स क्या होता है, कैसे बनता है, ठीक है। अब देखो ये है अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर, तो इसमें ये है आपकी, ये वाली हैं आपकी यूनिट्स, ठीक है। ये है इसकी फर्स्ट, ये है इसकी सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ, ठीक है। अब देखो अल्फा हेलिक्स कैसे बनता है। जो फर्स्ट आपकी यूनिट है, ठीक है, फर्स्ट यूनिट का कार्बोनाइल ऑक्सीजन, फर्स्ट यूनिट का कार्बोनाइल ऑक्सीजन और फोर्थ वाले का एमाइनो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन होता है कार्बोनाइल कार्बन का और एमाइनो ग्रुप का जो हाइड्रोजन होता है फर्स्ट और फोर्थ के बीच में जो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? फर्स्ट का क्या था? कार्बोनाइल कार्बन, CO ऑफ N एंड NH ऑफ N+4, N+4, ये चीज़ का ध्यान रखना होता है, N+4, ठीक है। उसका एमाइनो ग्रुप और फर्स्ट वाले का कार्बोनाइल कार्बन। सो इट्स आंसर विल बी 3. Next is following are the 3 single stranded DNA sequence that form secondary structures. सिंगल स्ट्रैंडेड है DNA सीक्वेंसेस, ये 3 गिवन है, दैट फॉर्म सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। अब ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बनाती हैं। अब इसमें देखो ऐसे क्वेश्चन को इसके को ये ध्यान रखना है कि इन्होंने पहली बात तो DNA सीक्वेंस दी हुई है, ठीक है, और इन्होंने मेंशन किया है क्लियरली कि सिंगल स्ट्रैंडेड है, और दूसरी चीज़ इन्होंने ये मेंशन की है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर स्टेबिलिटी, विच वन इज़ करेक्ट। सो स्टेबिलिटी, उन्होंने स्टेबिलिटी के बेसिस पे कौन सा करेक्ट है, इन तीनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। देखो अगर तो ये इन्होंने डबल स्टैंडर्ड दिया होता, डबल स्टैंडर्ड में क्या होता है कि ये डबल स्टैंडर्ड की स्टेबिलिटी हम कैसे देखते हैं कि उसका TM कितना है। TM इज़ मेल्टिंग टेम्परेचर तभी होगा जब वो डबल स्टैंडर्ड में होगा, ठीक है। तो उसका जिसका TM जितना ज़्यादा होगा उतनी उसकी स्टेबिलिटी होगी, राइट। सो इसमें बट क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड दिया है, तो इसमें हम TM की बात नहीं करेंगे, इसमें हम क्या बात करेंगे, GC कंटेंट, जिसका जितना ज़्यादा GC कंटेंट है, जितना ज़्यादा GC कंटेंट है उतनी उसकी स्टेबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स जो बनेंगी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बनेंगी, ठीक है, और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग GC कंटेंट GC में ट्रिपल बॉन्ड होता है, GC में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और AT में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड ऑब्वियसली ज़्यादा स्टेबल है, तो जिसमें GC कंटेंट ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर बनाएगा सेकेंडरी। सो देखो इसमें हमें कैलकुलेट करेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इनकी GC कंटेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल G और C कितने बेस पेयर्स हैं, ठीक है, GC कंटेंट का फॉर्मूला क्या है, कितने G+C हैं डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने हैं। तो इसमें फर्स्ट वाले में देखें तो 5 आपके GC हैं और टोटल कितने हैं 14, ठीक है। तो इसका कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 0.357, 35.7%, ठीक है। अब सेकंड वाले का देखें तो इसका GC कंटेंट कितना आएगा 5/16, ठीक है, तो इसका आ जाएगा 31.2%, 31.2%, सॉरी इसका क्या होगा 35%, ठीक है, इसका क्या होगा 31.2%, और लास्ट वाले का कितना होगा 64.2%, ठीक है। तो अब इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, सबसे ज़्यादा होगा C, देन उसके बाद क्या होगा A, देन उसके बाद क्या होगा B, राइट। सो इट्स करेक्ट जो ऑर्डर होगा स्टेबिलिटी का दैट इज़ C, फिर A, फिर B, C A B, राइट। तो इसका आंसर इज सेकेंड। Next is, which one of the following enzymes is not a part of pyruvate dehydrogenase enzyme complex in glycolysis pathway?
ठीक है। अब ग्लाइकोलिसिस पाथवे में ये जो उसके बाद ग्लाइकोलिसिस पाथवे जब चलता है, उसके बाद ग्लाइकोलिसिस पाथवे में जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज़ पायरुवेट। देन पायरुवेट आगे फर्दर पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स जो है वो उसको कन्वर्ट करता है पायरुवेट को, ठीक है। सो उसमें पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स जो होता है उसमें कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? देखो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, ये पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स में 3 होते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। एंजाइम 1 जो है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, सेकंड इज डाईहाइड्रोलाइपोइल ट्रांस एसिटाइलेज, सबसे पहले, ठीक है, उसकी हाइड्रोजनेशन होती है यहाँ पे। देन सेकंड जो स्टेप होता है ट्रांस एसिटाइलेज, एसिटाइल ग्रुप जो है वो ट्रांसफर होता है, ठीक है, डाईहाइड्रोलाइपोइल ट्रांस एसिटाइलेज। और थर्ड जो है डाईहाइड्रोलाइपोइल डिहाइड्रोजिनेज, डाईहाइड्रोलाइपोइल डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। सबसे पहला भी डिहाइड्रोजिनेज, लास्ट वाला भी डिहाइड्रोजिनेज, सेकंड वाला क्या होता है ट्रांस एसिटाइलेज। तो ये 3 जो होते हैं एंजाइम कॉम्प्लेक्स होते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स में। अब इसमें कौन सा पार्ट नहीं है इसका? देखो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज है, ट्रांसफेरेज भी है, ठीक है, और सेकंड है डिहाइड्रोजिनेज डाईहाइड्रोलाइपोइल, ये भी है। डाईहाइड्रोलाइपोइल ऑक्सीडेज ये नहीं होता, सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी 4th। नेक्स्ट इज स्टिंग ऑफ अ बी कॉजेज पेन, रेडनेस एंड स्वेलिंग। मेलेटिन, अब स्टिंग है उससे क्या होता है, ठीक है, स्टिंग ऑफ अ बी, उससे क्या हुआ, पेन हुई, रेडनेस हुई, स्वेलिंग हुई, ठीक है। तो उसके बाद जो मेलेटिन है, मेलेटिन इज अ मेजर पेप्टाइड इन बी विनोम। अब बी विनोम में सबसे ज़्यादा जो मेजर पेप्टाइड होता है दैट इज मेलेटिन, मेलेटिन होता है। और मेलेटिन है क्या, मेम्ब्रेन बाइंडिंग पेप्टाइड है, ठीक है, मेम्ब्रेन के ऊपर जाके ये बाइंड करेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स होंगे जहाँ पे आके मेलेटिन बाइंड करेगा। मेलेटिन बाइंड करने के बाद क्या करेगा, इस यहाँ पे फॉस्फोलाइपेजेस होते हैं, फॉस्फोलाइपेजेस को एक्टिवेट करेगा। फॉस्फोलाइपेज एक्टिव होने के बाद, ठीक है, वो आगे जाके उसके जो टारगेट्स होंगे वहाँ पे जाके बॉन्ड पे एक्ट करेंगे, ठीक है, कोई प्रोडक्ट बनाएंगे फॉस्फोलाइपेजेस। देन अब देखो इसमें क्या है, द पॉसिबल टारगेट फॉस्फोलाइपेज दैट इज एक्टिवेटेड बाय मेलेटिनस। अब हमें ये बताना है कि उससे कौन सा फॉस्फोलाइपेज एक्टिवेट होता है और उससे क्या प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। अब देखो, अब ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है, ठीक है, ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अगर नहीं कंफर्म है, अगर आपको नहीं श्योर हो तो मत ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। पर अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो, अब स्टिंग ऑफ अ बी कॉजेज पेन, पेन होती है, इससे क्या होता है, पेन, रेडनेस एंड स्वेलिंग, ठीक है। अब इससे देखो पेन जो हमारी बॉडी में पेन होती है उसका एक मेजर कंपोनेंट क्या होता है, दैट इज़ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। और उसके बाद रेडनेस, स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन जो होती है उसमें कौन इन्वॉल्व होते हैं, थ्रोम्बोक्सिन्स, ल्यूकोट्राइन्स, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, इन्फ्लामेशन में। तो ये चीज़ें जो है प्रोस्टाग्लैंडिन्स का मेन जो प्रिकर्सर होता है दैट इज़ व्हाट, अरेकिडोनिक एसिड। वो कौन होता है, अरेकिडोनिक एसिड। अगर आपने किसी ने प्रोस्टाग्लैंडिन का बायोसिंथेसिस पाथवे पढ़ा हो तो उनको पता होगा कि प्रोस्टाग्लैंडिन किससे बनता है, अरेकिडोनिक एसिड से। तो देखो इसमें क्या इसका मेजर टारगेट होता है, ये इसका मेजर टारगेट होता है, अरेकिडोनिक एसिड कहाँ है, यहाँ सेकेंड में, ठीक है। अरेकिडोनिक एसिड किससे बन रहा है, फॉस्फोलाइपेज A2 से। फॉस्फोलाइपेज A2 जो मेजर विनोम्स होती हैं, ठीक है, विनोम्स में जो भी उनका पेप्टाइड होता है वो उनका मेजर टारगेट जो होता है वो फॉस्फोलाइपेज A2 होता है। चाहे वो स्नेक विनोम हो, चाहे वो बी स्टिंग हो, ठीक है, उससे जो होती है तो मेजर जो होता है फॉस्फोलाइपेज A2 होता है और उससे क्या बनता है, अरेकिडोनिक एसिड बनता है। देखो इसका पाथवे है, इसमें फॉस्फोलाइपेजेस A2, आई थिंक एक और ईयर में भी ऐसा क्वेश्चन रिपीट हुआ था बट उसमें मेंशन स्नेक विनोम था, आई थिंक बी स्टिंग नहीं था। तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिपीट होते जाते हैं। बार बार मैं ये चीज़ अपनी वीडियोस में मेंशन करती हूँ कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आप ऐसे सॉल्व कीजिए, एग्जैक्ट क्वेश्चन आपका रिपीट नहीं होता बट उसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ज़रूर रिपीट हो जाती है, ठीक है। तो क्या होता है कि इसमें फॉस्फोलाइपेज स्नेक विनोम, उसके फॉस्फोलाइपेज A2 एक्टिवेट हुआ, फॉस्फोलाइपेज A2 यहाँ पे जब एक्टिवेट होता है तो क्या बनता है, अरेकिडोनिक एसिड बनता है। अरेकिडोनिक एसिड बनता है तो उससे क्या बनते हैं, फर्दर प्रोस्टाग्लैंडिन्स, थ्रोम्बोक्सिन्स और ल्यूकोट्राइन्स, ठीक है, जिससे कि इन्फ्लामेशन वाले सिम्टम्स होते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और साथ में ये फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी होते हैं, मायोटॉक्सिसिटी, कार्डियोटॉक्सिसिटी, एडिमा, ये सारी चीज़ें। ये तो है स्नेक विनोम का, बट ये जो फॉस्फोलाइपेज A2 है, ये जो इन्फ्लामेशन वाले सिम्टम्स हैं ये किससे होते हैं, अरेकिडोनिक एसिड से, राइट, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते हैं उससे, थ्रोम्बोक्सिन्स और ल्यूकोट्राइन्स बनते हैं। सो इट्स आंसर विल बी फॉस्फोलाइपेज A2 टू जनरेट अरेकिडोनिक एसिड। सो इट्स राइट आंसर विल बी सेकेंड।
पार्ट सी का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट इज ओके, सो ये भी एक मेजर ये भी एक चार्ट है, डायग्राम है। इसको भी अगर मेमोराइज कर लोगे आप तो इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो टारगेट्स पूछ लेते हैं। फॉस्फोलाइपेज A1 का क्या टारगेट है, A1 जो होता है वो कहाँ पे एक्ट करता है, फॉस्फोलाइपेज A2 कहाँ पे एक्ट करता है, C और D, ठीक है। तो ये इनकी टारगेट साइट्स होती हैं। तो इस पर भी आई थिंक किसी ईयर में कोई क्वेश्चन बना होगा, आई थिंक बना है इस पे क्वेश्चन। तो इस चीज़ को भी मेमोराइज करना आपके लिए यूज़फुल होगा कि कौन से टारगेट साइट होती है फॉस्फोलाइपेजेस की, राइट। So let's move to next question, which is question number 72, the glycolysis and citric acid cycles. Okay, so ये जो questions हैं, right, like glycolysis हो गया, citric acid cycle हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इनमें से हर साल एक एक क्वेश्चन तो ज़रूर बन ही जाता है। आई थिंक सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CSIR पॉइंट ऑफ व्यू। कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम है, ये वाले पाथवेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और स्पेशली इनका एनर्जी यील्ड कि नेट ATP मॉलिक्यूल्स कितने बने वो और कहाँ पे रिएक्शन हो रही है, ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है पूछे जाते हैं, ठीक है, CSIR में। तो ओके, सो दिस इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। सो इट्स फर्स्ट स्टेटमेंट इज इलेक्ट्रॉन रिलीज ड्यूरिंग द ऑक्सीडेटिव स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड सिट्रिक एसिड साइकिल प्रोड्यूसेस 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ FADH2, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस को आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपको नेट एनर्जी यील्ड पता हो, आपको पाथवे जो है वो माइंड में हो, ठीक है। पाथवे माइंड में होना हो, बट एनर्जी यील्ड जो है नेट ATP कितने बन रहे हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बनते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेमोराइज़ करो कि किस पाथवे में कितने ATP बन रहे हैं, कितने NADH बन रहे हैं, टोटल नेट एनर्जी यील्ड कितना है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। सो देखो, ग्लाइकोलिसिस, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ग्लाइकोलिसिस है इसमें क्या होते हैं, 2 ATP मॉलिक्यूल्स यूज़ होते हैं। जो पहले वाला आपका पहले 6 स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप्स, उनमें 2 ATP मॉलिक्यूल्स यूज़ होते हैं। नेक्स्ट इज 4 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 2 NADH बनते हैं, ठीक है। सो यहाँ से टोटल जो हैं वो कितने बनते हैं, 2 NADH से अगर यूकैरियोट्स में 3 ATPs बनते हैं और प्रोकैरियोट्स में 5 ATPs बनते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स में 2 NADH बनते हैं और 5 ATPs, ठीक है। 1 NADH जो है वो कितने मॉलिक्यूल्स ATP मॉलिक्यूल्स बनाता है, 1 NADH इज फॉर्मिंग 2.5 ATP मॉलिक्यूल्स। सो क्रेब्स साइकिल क्या है, क्रेब्स साइकिल में बनते हैं 6 NADH, 2 FADH2, 2 GTPs, ठीक है। सो टोटल एनर्जी यील्ड कितना हो गया, 30 ATP और 32 ATP इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, 30 ATP मॉलिक्यूल्स इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, राइट। सो देखो अब इनमें क्या गिवन है, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड सिट्रिक एसिड साइकिल प्रोड्यूस 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH। देखो NADH के 10 बन रहे हैं, 2 FADH के, देखो यही है, NADH के कितने बन रहे हैं, 10 मॉलिक्यूल्स, 6 7 8 9 10 मॉलिक्यूल्स NADH एंड 2 मॉलिक्यूल्स FADH, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट। सो क्या आ गया, यस, A ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट अगर रीड करें, नेक्स्ट रीड करने की ज़रूरत ही नहीं है, 20 क्योंकि यहाँ पे लिखा है 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH एंड 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2, ये रॉन्ग है स्टेटमेंट, हमें पता है, देखने में ही पता चल रहा है। नेक्स्ट इज कोएंजाइम्स प्रोड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन में क्या होता है, जो कोएंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं इन सिट्रिक एसिड साइकिल के बाद, जो NADH, ये सारी चीज़ें बन रही हैं सिट्रिक एसिड साइकिल और ये ग्लाइकोलिसिस के बाद, ठीक है, NADH FADH2, ये जो कोएंजाइम्स हैं ये फर्दर यूज़ होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन में। अब वहाँ जाके क्या होती है, इनकी रिडक्शन होती है कि ऑक्सीडेशन होती है। देखो सिट्रिक एसिड साइकिल में क्या होता है, ये रिड्यूस होते हैं, ठीक है, NAD से NADH बनता है, FAD से FADH2 बनता है, ठीक है, रिडक्शंस होती हैं। ये जो कोएंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पे फर्दर ये कहाँ यूटिलाइज होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में वहाँ पे इनकी क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाती है, राइट। सो ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल करेक्ट होगी, दैट इज द कोएंजाइम्स प्रोड्यूस्ड आर ऑक्सीडाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। अब इसमें 2 स्टेटमेंट्स हमें करेक्ट मिल गई हैं, दैट इज A एंड C, ठीक है। अब एक बारी फोर्थ को जरूर देखेंगे, द कन्वर्जन ऑफ ATP, ADP एंड PI टू ATP टेक्स प्लेस इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जो कन्वर्जन होती है ADP से ATP की, कहाँ होती है, देखो ADP से ATP की कन्वर्जन कहाँ हो रही है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में नहीं हो रही, कहाँ हो रही है, मैट्रिक्स में होती है, ठीक है। सो वो वाली ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, स्पेशली पार्ट C के क्वेश्चन, ठीक है, उसमें जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है या किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है, उसमें जो आपके इनकरेक्ट ऑप्शन हैं उनको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, उनमें
क्या करेक्शन है, करेक्शन करके आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि उसी के बेसिस पे मोस्टली आपके फर्दर जो क्वेश्चंस हैं वो बनने के चांसेस होते हैं. ओके, सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी बी एंड सी, सॉरी ए एंड सी. इट्स करेक्ट आंसर विल बी फोर्थ. नेक्स्ट इज यस रामाचंद्रन प्लॉट. रामाचंद्रन प्लॉट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें से भी हर ईयर एक क्वेश्चन बन ही जाता है आपका CSIR में. इन अ 30 रेसिड्यू पेप्टाइड द डाइहेड्रल एंगल्स फाई एंड साई हैव बीन डिटर्मिन्ड बाय वन और मोर मेथड्स. सबसे पहले रामाचंद्रन प्लॉट होता क्या है. रामाचंद्रन प्लॉट में आपको ये कॉन्फर्मेशंस पता चलती हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर्स पता चलते हैं. देखो ये ग्राफ होता है ऐसे, ठीक है. इसमें फाई और साई एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है. इसमें फाई और साई एंगल्स के बेसिस पे आपको ये स्ट्रक्चर्स पता चलते हैं. यहाँ पे ये जो आपको वाइट रीजन दिखेगा, वाइट रीजन का मतलब होता है डिसअलाउड कॉन्फर्मेशन, ठीक है. यहाँ पे स्टेटिकली डिसअलाउड होते हैं. यहाँ पे जो रोटेशंस होती हैं वो पॉसिबल नहीं होती, ठीक है. उसके बाद ये वाले जो होंगे आपको ये अलाउड रीजन्स होते हैं. अब यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज़ फॉर एंटी पैरेलल बीटा शीट, दिस इज़ फॉर एंटी पैरेलल बीटा शीट, दिस इज़ फॉर कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स, दिस इज़ फॉर पैरेलल बीटा शीट. तो जब हम रामाचंद्रन फाई और साई एंगल्स मेजर करते हैं तो उससे हमें एक आइडिया होता है कि जो आपका प्रोटीन स्ट्रक्चर है वो उसमें उसका क्या है, एंटी पैरेलल है, उसकी कॉन्फर्मेशंस राइट हैंडेड है, लेफ्ट हैंडेड है, या फिर आपका L अमाइनो एसिड्स हैं, उसमें D अमाइनो एसिड्स हैं. ये सारी चीज़ें. अब L और D का कैसे पता चलता है. देखो L ये वाला जो है रामाचंद्रन प्लॉट, दिस इज़ फॉर L अमाइनो एसिड्स, ठीक है. L अमाइनो एसिड्स D अमाइनो एसिड्स के लिए टोटली ऑपोजिट होता है, राइट. लाइक ये जैसे लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, ठीक है. लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स आपका कहाँ पे आ रहा है, अपर राइट में आ रहा है, ठीक है. और जो L अमाइनो एसिड्स होते हैं उसमें ये ध्यान रखने वाली बात होती है कि यहाँ पे ये वाला जो फोर्थ रीजन है इसमें कुछ भी नहीं आता, ठीक है. इसमें कोई भी प्रोटीन आपका, कोई भी स्ट्रक्चर आपका प्रेजेंट नहीं होता. तो जब ऐसे वाला ग्राफ हो तो आपको ये पता चल जाता है कि L अमाइनो एसिड्स के लिए है. तो D अमाइनो एसिड्स के लिए क्या होगा, अपर राइट जो होगा वो टोटली ऑपोजिट हो जाएगा, लोअर लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है. अपर राइट लोअर लेफ्ट हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाता है. तो हमें इससे पता चल जाता है कि आपका L अमाइनो एसिड्स हैं या D अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमें रामाचंद्रन प्लॉट में मिलती है. तो अभी हम इसके स्टेटमेंट्स पे आएंगे. When their values are examined in रामाचंद्रन प्लॉट it is not possible, तो इसमें से सिर्फ एक ही जो ऑप्शन है वो करेक्ट है. It is not possible for phi और psi values to be distributed in helical as well as beta sheet region. क्या कह रहे हैं कि phi और psi values के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो अल्फा हेलिकल और बीटा दोनों में हो. तो ऐसा नहीं हो सकता. हेलिकल हो तो यहाँ पे आएगा, बीटा हो अल्फा हेलिकल एज वेल एज बीटा शीट रीजन, ठीक है. तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पे शो करेगा अल्फा हेलिक्स, यहाँ पे शो करेगा बीटा शीट स्ट्रक्चर, ठीक है. तो दोनों के दोनों भी हो सकते हैं हमें. तो ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है. नेक्स्ट इज इट इज़ पॉसिबल दैट phi and psi values are all in the helical region although circular dichroism spectral studies indicate beta sheet conformation. ये तो बिल्कुल ही ऑपोजिट हो गया कि phi और psi से हमें रामाचंद्रन प्लॉट से हमें ये पता चल रहा है, इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि सारे हेलिकल में है, और CD से हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है बीटा शीट. तो ऐसे तो ये तो बिल्कुल ही चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो चीज़ अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो फिर तो कोई टेक्निक रिलायबल ही नहीं होगी, ठीक है. तो ये दोनों बहुत ही रिलायबल टेक्निक्स होती हैं, रामाचंद्रन प्लॉट भी और CD भी. तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि दोनों ऑपोजिट रिजल्ट शो करें, ठीक है. सो ये स्टेटमेंट जो है दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग. नेक्स्ट इज इट इज़ पॉसिबल टू कंक्लूड दैट पेप्टाइड इज़ कम्पोज्ड ऑफ एंटायरली D अमाइनो एसिड्स. सो येस इट इज़ पॉसिबल टू कंक्लूड कि सारे के सारे पेप्टाइड्स D अमाइनो एसिड्स में हैं. वो कैसे पता चलता है हमें, D अमाइनो एसिड्स में है. D अमाइनो एसिड्स में होते हैं तो मैंने आपको बताया है कि तब क्या होता है कि इसकी जगह पे मान लो कि आपका यहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, कोई भी ग्राफ में अल्फा हेलिकल जो ये phi और psi एंगल्स हैं यहाँ पे आपका कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा, बट यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है. तो इसका क्या मतलब होता है कि वो आपका इंटायरली D अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है, L वाले नहीं हैं. अगर मान लो यहाँ पे भी कुछ है, यहाँ पे भी, वैसे इट इज़ नॉट पॉसिबल कि उसमें L और D दोनों के दोनों हो, ठीक है. बट अगर थ्योरेटिकली भी देखें, अगर यहाँ पे और यहाँ पे दोनों पे प्रेजेंट आ रहा है, चारों पे प्रेजेंट है एंगल जो है वैल्यूज शो हो रही हैं, दैट मीन्स कि उसमें L भी है D है. बट इट इज़ नॉट पॉसिबल, या तो L होता है या तो D होता है, ठीक है. तो अगर यहाँ पे है इसकी जगह पे तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि उसमें D अमाइनो एसिड्स है, L नहीं है. सो दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट.
नेक्स्ट इज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंक्लूड इफ़ द पेप्टाइड इज़ एंटायरली हेलिकल और एंटायरली बीटा शीट। क्यों नहीं पॉसिबल है? अगर वो बीटा में वैल्यूज शो करेगा तो बीटा में है, अगर अल्फा में शो करेगा तो अल्फा में है। सो इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। इट्स करेक्ट आंसर विल बी आंसर नंबर 3. नेक्स्ट इज okay, hydrogen bonds in proteins occur when two electronegative atoms compete for the same hydrogen bond. ठीक है, ये फालतू की इन्फॉर्मेशन दी होती है सारी. हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स ये डोनर है, एक्सेप्टर है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है और इसका एंगल बिटवीन डोनर एंड एक्सेप्टर ऑफ अ हाइड्रोजन बॉन्ड वाज डिटर्मिन्ड फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ एक्सरे स्ट्रक्चर्स. ठीक है, एक्सरे स्ट्रक्चर से हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पता चल गया कि क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल क्या है. तो विच वन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थीटा वॉज ऑब्जर्व फ्रॉम द प्रोटीन्स. ओके, ए बी एंड सी. ठीक है, ये क्या है, इनमें ये जो दिया हुआ है दैट इज़ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स. सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स कि ये नीचे जो है दैट इज़ एंगल. ये क्या है एंगल, ये क्या है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. अगर हमें ये पता हो कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, सबसे ज़्यादा जो मतलब ऑप्टिमम एंगल होता है फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दैट इज़ 180 डिग्री. 180 डिग्री पे सबसे ज़्यादा जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो बनते हैं. ठीक है, 180 डिग्री इज़ द ऑप्टिमम एंगल. अब देखो 180 डिग्री में जिस ग्राफ में सबसे ज़्यादा 180 डिग्री में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनने चाहिए. अब देखो यहाँ पे तो 180 डिग्री में है ही नहीं. ठीक है, तो दैट मीन्स ए तो आपका बिल्कुल ही इनकरेक्ट है. बी में देखें, बी और सी में 180 देखो कहाँ पे आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 200 के पास आएगा, 150 से दूर होगा. राइट, सो यहाँ इसके आसपास आना चाहिए 180 देखो यहाँ पे, यहाँ ये वाला यहाँ पे सबसे मैक्सिमम दिखाया हुआ है. यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है कि 180 एंगल हो आपका, यहाँ पे 180 नहीं है, तो दैट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा इनकरेक्ट होगा. अब सी में देखें तो 180 एंगल पे 180 एंगल कहीं यहीं आसपास आएगा. 180 में आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, तो दैट मीन्स आपका क्या है सी ऑप्शन इज़ करेक्ट. ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं हो सकता. वाई? क्योंकि यहाँ पे इस एंगल के बाद यहाँ पे कहीं 180 आपका होता प्रेजेंट और इस एंगल के बाद ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिक्रीज हो गए, विच इज़ नॉट पॉसिबल. क्योंकि 180 यहाँ पे आपका 180 डिग्री एंगल होगा तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होने चाहिए थे. ठीक है, तो 180 डिग्री पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स. सो अकॉर्डिंगली आंसर नंबर सी विल बी, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. दैट इज़ आंसर नंबर 3. सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन विच इज़ 75th क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जिसको कि आप वहाँ से भी कवर कर सकते हो. तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी. सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कोई भी आपको डाउट हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हो.